प्रिय बच्चों, नवम प्रश्न पत्र एमए उत्तरार्ध उपन्यास जूठन, उपन्यासकार ओम प्रकाश वाल्मीकि। मूल संवेदना दलित विमर्श, आलोचनात्मक अध्ययन, व्याख्या और विश्लेषण के बाद हम औपन्यासिक तत्वों के आधार पर संवाद भाषा शैली पढ़ते हुए चरित्र चित्रण तक पहुंच चुके हैं और इसके बाद अब हम आगे का पाठ करते हैं। उपन्यास एक ऐसी लंबी कहानी है जिसको पढ़ने का कौतूहल या जिज्ञासा उसके जीवंत और साकार और प्रवहमान होने का प्रमाण है। उपन्यासकार ने इस उपन्यास में घटनाओं को, प्रासंगिक घटनाओं को, सहायक घटनाओं को और अवान्तर घटनाओं को कुछ इस तरह से बुनावट में प्रस्तुत किया है कि उपन्यास का प्रवाह अनवरत रहता है। मन में एक जिज्ञासा रहती है कि आगे जाकर लेखक के साथ क्या हुआ। बरला छूट गया, वह गांव छोड़ करके शहर में चला जाता है, वहाँ उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है, किस तरह से वो पढ़ता है, इसके आधार पर आगे का अध्ययन अब हम करेंगे। बहुत सारे देशभक्त और राष्ट्रीय चेतना से जुड़े बलिदानी और उत्सर्ग करने वाले, प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों से उसका परिचय था, लेकिन संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के नाम को वो पहली बार सुनता है और जब वह उनकी जीवनी पढ़ता है, उनके बारे में जानता है और उनके संघर्ष की लंबी कथा यात्रा को पढ़ता है, तो उसके मन में इस विमर्श को और भी ऊंचाई मिलती है। वह इससे जूझने में सफल होता है और इसकी हद से बाहर निकलने में भी सफल होता है। यहाँ आकर उपन्यास का उद्देश्य सार्थक होता है। लेखक की कलम प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत हो जाती है और यही उपलब्धि है कि इसकी प्रासंगिकता और समसामयिकता से हम रूबरू होते हैं। किताब लेकर मैं घर आ गया था। प्रारंभ के पृष्ठों पर कुछ ऐसा नहीं था जिसे विशिष्ट कहा जा सके, लेकिन जैसे जैसे मैं इस पुस्तक के पृष्ठ पलटता गया, मुझे लगा जैसे जीवन का एक अध्याय मेरे सामने उघड़ गया है। ऐसा अध्याय जिससे मैं अनजान था। अंबेडकर के जीवन संघर्ष ने मुझे झकझोर दिया। कई दिन और रातें मैंने बेचैनी में काटी। मेरे भीतर की छटपटाहट बढ़ गई थी। मेरी चुप्पी जो मेरे रोम रोम को जड़ बना रही थी, अचानक पिघलने लगी थी। उस पुस्तकालय में अंबेडकर की लिखी जो पुस्तकें थी वे सभी मैंने पढ़ डाली। अंबेडकर की जीवन यात्रा को पढ़ के उसके मन में गर्मी आ गई, उसके खून में उबाल आ गया और वह एक वीर सेनानी की भांति फड़फड़ाने लगा। मैंने हेमलाल का आभार व्यक्त किया था। उसने सचमुच मुझे एक नई राह दिखाई थी। इन पुस्तकों के अध्ययन से मेरे भीतर एक प्रवाहमयी चेतना जागृत हो उठी। ये रेखांकित कीजिए, प्रवाहमयी चेतना का जागृत होना लेखक के चरित्र की पराकाष्ठा है। वह अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इन पुस्तकों ने मेरे गूंगेपन को शब्द दे दिए थे। व्यवस्था के प्रति विरोध की भावना मेरे मन में इन्हीं दिनों पुख्ता हुई थी। जो सामाजिक अव्यवस्था थी, जो राजनीतिक विसंगतियाँ थी, उनके प्रति, व्यवस्था के प्रति विरोध का भाव लेखक के मन में बहुत मजबूत हो जाता है। एक नया शब्द दलित भी मेरे शब्दकोश में जुड़ गया था, जो हरिजन का स्थानापन्न नहीं बल्कि करोड़ों अछूतों के आक्रोश की अभिव्यक्ति था। ये भी रेखांकित करिए कि दलित शब्द का कैसे हम साहित्य में प्रारंभ मानते हैं। ये हरिजन का विकल्प या पर्याय नहीं था, ये करोड़ों अछूतों के आक्रोश का एक अभिव्यक्ति थी, जिसके माध्यम से कि वे इससे निकलना चाहते थे। मुझे एक दिशा मिल गई थी। यह धारणा भी उन दिनों पुख्ता हो रही थी कि जो शिक्षा स्कूल कॉलेजों में दी जा रही है, यह किसी भी रूप में हमें राष्ट्रीय नहीं बनाती है बल्कि कट्टर संकीर्ण हिंदू बनाती है। यहाँ पर सांप्रदायिकता के प्रति जो संवैधानिक मान्यता है कि हम धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य हैं, उस बात को बल मिलता है। जैसे जैसे साहित्य से परिचय बढ़ता जा रहा था, मेरा आक्रोश मुखर होने लगा था। मैं कॉलेज में दोस्तों से तर्क वितर्क करने लगा था, अध्यापकों के सामने अपनी शंकाएं व्यक्त करने लगा था। यह साहस मुझे साहित्य ने दिया था। साहित्य की शक्ति को कैसे पहचाना और साहित्य के
कारण उसको कैसे अभिव्यक्ति को बल मिला, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की है। कॉलेज की गतिविधियों में मेरी सक्रियता बढ़ने लगी थी। उन दिनों देहरादून में अंग्रेजी विरोध पूरे जोर पर था। डीएवी कॉलेज के छात्र खुलकर सामने आ गए थे। शहर भर के होर्डिंग्स, बोर्ड, दुकानों के नाम काले पेंट से पोत दिए गए थे। मैं इन कामों में हिस्सेदारी कर रहा था, जिसकी वजह से घर पहुंचने में देर हो जाती थी। रोज़ मामा की डांट खानी पड़ती थी। मैं जितना सक्रिय होता घर में उतना कलेश होता था। गांव में पिताजी कभी टोका टाकी नहीं करते थे। यहाँ आने पर यह एक ज़रूरी आम बात हो गई थी। डीएवी कॉलेज से एक बड़ा जुलूस निकला था। घंटाघर से पहले स्थानीय बस अड्डे के पास पुलिस ने जुलूस को रोक दिया था। तनाव की स्थिति थी। हालत ऐसे बिगड़े कि पुलिस ने हिंदी समर्थकों पर गोली चला दी थी। एक छात्र की मृत्यु हो गई थी, कई घायल हुए थे। एक जुनून था छात्रों में जो इस हादसे के बाद बिखर गया। उस दिन मामा ने मुझे घर से बाहर न जाने की हिदायत दी थी, फिर भी मैं बाहर गया था। लौटने पर कई घंटे मामा का प्रवचन सुनना पड़ा था। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने जीजा और बहन को क्या जवाब दूंगा। यह एक ऐसा संवाद था जो हर 2 मिनट बाद निकलता था। वे अपने प्रवचन में मेरे दोस्तों पर भी भद्दी टिप्पणियां करते थे। ऐसे समय में जसबीर चुप्पी साध लेता था। जनेसर को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। जब मैं जसबीर से कहता तो उसका एक ही जवाब होता था, तू यहाँ पढ़ने आया है, ऐसे फालतू के काम छोड़। मुझे ये सब काम जो मैं करता था मेरी पढ़ाई का हिस्सा लगते थे, लेकिन मामा और जसबीर के लिए वे सब फालतू थे। एक दिन विस्फोट हो ही गया। हेमलाल और मैं एक साथ थे पूरा दिन। उस रोज़ पढ़ाई के अलावा हमने कोई बात नहीं की थी। लौटने पर मामा का प्रवचन शुरू हो गया था। मैंने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत भी कराने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी ही रौ में मुझे डांटते रहे और मेरे दोस्तों पर फिर भद्दी टिप्पणियां करने लगे। मैं फट पड़ा था उस दिन। मामा, मेरे सभी दोस्त पढ़े लिखने वाले लड़के हैं। मैं गुंडे बदमाशों के साथ नहीं घूमता हूँ। पढ़ाई लिखाई के अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ। पता नहीं मामा की किस दुखती रग को मैंने छेड़ दिया था। वे चिढ़ गए और मुझे गांव वापस भेज देने की धमकी देने लगे थे। मुझे लगा कि एक बार फिर मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। मैं कोशिश करने लगा था कि पढ़ाई जारी रखनी है, चाहे जैसे भी हो, लेकिन मामा को भी कोई न कोई मौका मिल ही जाता था मेरे खिलाफ़ कुछ बोलने का। हमारे बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया था। एक ही कमरे में हम रहते थे, खाते पीते और सोते थे। मेरी कोशिशें रहती थी उन्हें नाराज़ न करूं। उनके हुक्के की चिलम भरना, उनके पाँव दबाना, सिर की मालिश करना, तमाम काम करके भी मैं उन्हें खुश नहीं कर पा रहा था। इस तनाव में सुरजन भी शामिल हो गया था। वह भी अपने पिताजी की हाँ में हाँ मिलाता था, बल्कि कई बार मेरी छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर भी बोल देता था, जिसका परिणाम होता था मामा का प्रवचन मुझ पर कोप बनकर बरसता था। उन दिनों में काफ़ी तनाव में रहने लगा था। स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। उसी बीच मेरा सुरजन की ससुराल जाना भी बंद हो गया था। बस एक हेमलाल ही था जिसके साथ बैठकर मैं अपने सुख दुख की बात कह लेता था। इंद्रेश नगर के साथी प्रेमचंद किसी ज़माने में छात्र नेता थे। वे पढ़ाई छोड़कर रुड़की चले गए थे। कोई कर्मचारी संगठन चला रहे थे। 1967 के आम चुनाव में उन्होंने रुड़की विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा था। 8-10 लड़के इंद्रेश नगर से रुड़की गए थे चुनाव प्रचार में मदद करने। उनमें मैं और हेमलाल भी थे। मैंने मामा से इजाज़त नहीं ली थी। जसवीर को भी सिर्फ सूचना दी थी। जिस समय मैं जाने के लिए घर से निकल रहा था, मामा ने जसवीर से कहा था, इससे कह दे लौट कर यहाँ न आए, गांव चला जाए। मैंने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। बाहर भूकन लाल, सिया नंद, हेमलाल आदि खड़े थे। मैं चुपचाप उनके साथ चल दिया था। रुड़की पहुंचते ही मैंने पिताजी के नाम एक चिट्ठी लिखकर रुड़की से बरला जाने वाली बस के ड्राइवर को दे दी थी। ड्राइवर ने यह चिट्ठी बरला बस अड्डे पर बुद्धू चाय वाले को दे दी थी। बुद्धू चाय वाले ने यह पिताजी तक पहुंचा दी थी। पिताजी अगले ही दिन रुड़की आ गए थे। मैंने उन्हें तमाम हालत बता दिए थे। वे चुपचाप सुन रहे थे। मैं भीतर से डरा हुआ था, कहीं मेरा रुड़की चुनाव प्रसार में आना उन्हें भी गलत ना लगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, तेरी समझ में जो ठीक लगे तू कर। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, पर मेरा नाम बदनाम न करना। रही आगे पढ़ने की बात, तू यहाँ से सीधा देहरादून ही जाना। हरफुलते कहना उसे उस टाइम बरले में पनाह दी थी जब वह कुछ भी ना जाने था। बाद में उसके सुरजन को 2 साल बरला रखा। उसे भूल गया। वह अपने साथ नहीं रखेगा तो मैं तेरा अलग इंतज़ाम कर दूंगा, तू फिक्र क्यों करे है। पिताजी उसी वक्त देहरादून चले गए। पिता का पूरा सपोर्ट था, पूरी प्रेरणा, पूरा उत्साह और पूरा साथ उसके पास था। और चुनाव प्रचार
में रुड़की के आसपास के गांव मोहल्लों में हम लोग पैदल घूमे थे। उन दिनों लोगों के जीवन को और अधिक पास से देखने का मौका मिला था, उनके दुख दर्द सुने थे। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा थी जो लोकतंत्र और मत का सही सही अर्थ भी नहीं जानते थे। एक कागज़ का टुकड़ा बक्से में डालकर वे क्या करते हैं उनकी समझ से बाहर था। कितनी मासूमियत थी उन लोगों में जो आज़ादी के मूल्यों और अर्थों से अनजान थे। सचमुच आज़ादी यहाँ तक पहुँची ही कहाँ थी, सत्ता के दलाल उनका शोषण और इस्तेमाल कर रहे थे। ये रेखांकित करिए, व्याख्या के योग्य है कि किस तरह से चुनाव का अर्थ भी वो नहीं जानते थे और सत्ता के दलाल लोग जो कार्यकर्ता थे वो किस प्रकार उनका शोषण करते थे। ये व्यवस्था तब से लेकर आज तक है। लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी और जितना भी विसंगति हो सकती है राजनीति में, जितनी भी अनीति हो सकती है, अन्याय हो सकता है, वो सब जारी था। अजीब तंगी के दिन थे, जेब में कोई पैसा भी नहीं था। सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए कॉलेज चला जाता था। दोपहर को लौटकर चूल्हे में लकड़ी जलाकर कच्चा पक्का कुछ बना लेता था। जसबीर दोपहर को कभी कभी आता था। विमला भाभी अपने मायके गई हुई थी। बस जैसे तैसे दिन कट रहे थे। शाम को मैं जनेसर के साथ लकड़ी की टाल में चला जाता था, जहाँ ट्रकों में लकड़ी चढ़ाने उतारने की मजदूरी मिल जाती थी। 1-2 घंटा काम करके 5-10 रुपये हाथ में आ जाते थे तो जेब खर्च के काम आते थे। काम भारी और थका देने वाला होता था। जनेसर की तो आदत थी यह सब कर लेने की, लेकिन मेरे लिए मुश्किल होता था। पार्ट टाइम जॉब उन्होंने कर लिया था अपना जेब खर्च निकालने के लिए। इस जेब में 2-4 रुपये रहते थे तो कॉलेज में खाली पीरियड के समय माहेश्वरी की चाय की दुकान में बंद और चाय से नाश्ता कर लेता था। ये दोनों चीज़ें 50 पैसे में आ जाती थी। पैसे ख़त्म होते ही फिर पेट खाली, चाय नाश्ता बंद। कुछ दिनों बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। इंद्रेश नगर में शाम का स्कूल भी हम लोगों ने शुरू किया। भूखनलाल ने योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही भूखनलाल को IRDE में नौकरी मिली, स्कूल बंद हो गया। जसबीर सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करता था। तनख्वाह में से आधे से ज़्यादा कर्ज उतारने में चले जाते थे। माया की शादी के लिए जो कर्ज लिया था उसकी ब्याज की दर बहुत ज़्यादा थी। हाथ में बहुत ही कम पैसे बचते थे। मैंने लकड़ी की टाल से 30-40 रुपये जमा कर लिए थे। एक सफाई कर्मी से वह खाकी जर्सी खरीद ली थी। उन रुपयों में से ड्राई क्लीनर को देकर इस जर्सी को हरे रंग में रंगवा लिया था, लेकिन रंग बदल जाने से भी इस जर्सी की पहचान नहीं बदली थी। पहले दिन जब मैं इसे पहनकर कॉलेज गया तो लड़के जमादार कहकर चिढ़ाने लगे थे। यह स्वेटर मुझे सर्दी से तो बचा रहा था, लेकिन छात्रों के व्यंग सर्दी से भी ज़्यादा तकलीफदेह थे। कई बार सोचा इसे नहीं पहनूंगा, लेकिन अंत में इरादा पक्का हो गया। देखता हूँ कब तक चिढ़ाएंगे।